प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद, वितरित किए डिजिटल प्रमाण पत्र। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा। और जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड, लोग ठंड से बचने ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धरती पर पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने वाले नेताजी की यह महान प्रतिमा इंडिया गेट के निकट डिजिटल रूप में स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने नेताजी का वो कथन याद दिलाया जिसमें वे कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के सपने पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नेताजी की इस भावना से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि हम कर सकते हैं और अवश्य करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों की भागीदारी के साथ हम नेताजी के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान राष्ट्र ने भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी कई आपदाओं का सामना किया। उन्होंने कहा कि आपदा बलों के प्रयासों के बदौलत हम बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत, बचाव और पुनर्वास के साथ सुधारों पर बल दिया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के बहुमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित करने के लिए श्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे संगठनों को मजबूत बनाया है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को आपदाओं से बचाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। समारोह में वर्ष 2021-22 के लिए पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22,49,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 93.07% है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 3,841 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 14.03% है। इस समय 31,990 मरीज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत कर उन्हें प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए लैब खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। फिलहाल प्रदेश के सैंपल भुवनेश्वर स्थित लैब में भेजे जाते हैं। और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर घर में होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कराने वाले मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के होम आइसोलेशन कंट्रोल सिस्टम को पूरे प्रदेश में फीडबैक के मामले में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है। इस जिले में अब तक 72,504 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के कंट्रोल रूम में होम आइसोलेशन प्रभारी डॉक्टर रश्मि भूरे ने बताया कि सेंटर में 100 लोगों का स्टाफ है जो रात दिन लोगों की सेहत की मॉनिटरिंग कर रहा है। परमिशन मिली तब से लेके अभी तक हमारे यहाँ होम आइसोलेशन में 80,528 पेशेंट होम आइसोलेशन में आए, जिसमें से अभी तक 72,704 पेशेंट रिकवर हो चुके हैं। इनमें से जिस पेशेंट के लिए हमें लगा जिनको जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की या जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, ऐसे 4,150 पेशेंट को हमने टाइम पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और फिलहाल हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट है 3,433। और इसके अलावा जिले के 6 जोन में मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। 100 डॉक्टरों की टीम के अलावा अलग अलग टीमें जो गठित की गई हैं, वे आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना के प्रति जनजागरूकता को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी रखकर भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। और इसी कड़ी में कोंडागांव पुलिस मास्क अप कोंडागांव अभियान चला रही है। पुलिस साप्ताहिक बाजारों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीणों को निःशुल्क मास्क बांट रही है। फरसगांव एसडीओपी मणिशंकर चंद्रा ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क का उपयोग करें। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल आज अपनी स्थापना की वर्षगांठ सेल गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र में भी 25 वर्ष पूर्ण कर चुके कर्मियों के लिए दीर्घकालीन सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीएसपी के उप महाप्रबंधक सहीराम जाखड़ ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। सेल अपने कर्मचारियों को 25 वर्ष सेवा कंप्लीट करने पर उनको सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में अपने कोविड-19 का इस साल कोविड-19 का प्रॉब्लम आने के कारण सभी जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको देखते हुए अलग अलग विभागों में फंक्शन करके और अपने कर्मचारियों को क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समूह भिलाई इस्पात संयंत्र अपने भिलाई स्टील प्लांट के जितने कर्मचारी हैं उनको गिफ्ट वितरण कर रहा है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1973 में सेल की स्थापना की गई थी।
तब से लेकर आज तक हर साल सेल में स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के कुछ स्थानों में आज बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं सबसे कम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया है। प्रदेश के मौसम में बदलाव के कारण ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। जशपुर जिले में पारा 2 से 3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सुबह के वक्त बर्फ की चादर बिछ जाती है। जशपुर शहर सहित बगीचा, मनोरा, पंडारापाठ क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जशपुर जिला ऐसा जिला है जो सबसे ठंडे जिलों में गिनती में आ रही है और पाठ क्षेत्रों में और भी भयानक स्थिति है, जहां ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो 5 बजे सवेरे उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, उन लोग को ठंड की बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जशपुर में वैसे स्थिति तो ज़्यादा गंभीर नहीं है क्योंकि कहीं कहीं अलाव भी जलाने की व्यवस्था की गई है। पाठ क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर स्थिति है, जहाँ तापमान 2, 3, 1 तक जा रहा है। हमारे बगीचा ब्लॉक में ठंड बहुत ही है। पिछले कई सालों से इस बार ज़्यादा ही ठंड है और हमारे पाट एरिया में तो ज़्यादा ही ठंडा है और शासन से ही गुजारिश है कि मतलब अलाव का जगह जगह वो करे गांव में और बुजुर्गों को कंबल वगैरह बांटा जाए। जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों को राहत देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और वहीं जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज के कैप्टन शाहनवाज खान के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में आईएनए का नेतृत्व किया। दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेस से भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने आईएनए के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था। मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।